मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा टॉपिक है जननांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं को जनसंख्या वृद्धि के प्रकार या जननांकीय संक्रमण कहा जाता है। ये सिद्धांत यूरोप के विभिन्न देशों के आंकड़ों पर आधारित है। विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक समाज को आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है तथा इसी को जनसंख्या संक्रमण कहा जाता है। जनसंख्या जन्म दर एवं मृत्यु दर का फलन होती है तथा यह हर अवस्था में बदलती जाती है। विश्व के विभिन्न देश इन्हीं अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक सिद्धांत है जो सैकड़ों सर्वेक्षणों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर की अवस्था से निम्न जन्म दर एवं मृत्यु दर वाले समाज में परिवर्तित हो जाता है। निम्न चित्र जनसंख्या संक्रमण को स्पष्ट करता है। जननांकीय संक्रमण के मॉडल को सर्वप्रथम 1929 में वारेन थॉम्पसन ने प्रयुक्त किया, जिसके बाद में 1934 में एडोल्फी लॉन्ड्री ने तथा 1945 में फ्रैंक नोटेस्टिन ने इसका प्रयोग किया। जनांकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोटेस्टिन ने किया था। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन नोटेस्टिन ने किया। इस मॉडल द्वारा मृत्यु दर एवं जन्म दर में अनुक्रम परिवर्तनों को सामान्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह मूलतः पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित है, जिसके द्वारा प्रत्येक देश की उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। परंपरागत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से विकास करके एक समाज औद्योगिक एवं नगरीय समाज में परिवर्तित होता है, जिसके साथ साथ उसकी जनांकीय संरचना भी बदल जाती है। इसमें कारण एवं प्रभाव में अंतर काफ़ी कठिनाई से ही हो पाता है। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में लगभग सभी देश विभिन्न अवधि की एक मध्यवर्ती अवस्था को महसूस करते हैं, जिसके अंतर्गत मृत्यु दर जन्म दर से कम होती है। फलस्वरूप जनसंख्या में विशेष वृद्धि होती है तथा बच्चों, वयस्कों तथा वृद्धों के सापेक्षिक अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के लिए आंशिक ग्रामीण नगरीय अनुपात, विनियोग प्रारूप तथा जनसंख्या व प्राकृतिक संसाधनों के मध्य संबंधों को उत्तरदायी माना गया है। समाज में यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में आता है। विभिन्न विद्वानों ने जनांकीय संक्रमण को 3 या 5 अवस्थाओं में बांटा है। बेहतर ढंग से समझने के लिए जनांकीय संक्रमण को हम 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम अवस्था, किसी समाज की मुख्य विशेषता उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है, अतः जनसंख्या वृद्धि दर नीची परंतु परिवर्तनशील रहती है। यह पारंपरिक कृषि आधारित समाज की विशेषता होती है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, वैसे जन्म दर में भी कमी आती है, परंतु जन्म दर में कमी बहुत धीमी गति से होती है। परिणाम स्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर के बीच विशाल अंतर पाया जाता है और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के रोगों पर नियंत्रण एवं जीवन स्तर में सुधार के कारण मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आती है, जबकि जन्म दर में गिरावट लाने वाले कारकों का विकास धीमी गति से होता है। इस प्रकार से परिवर्तन के लिए लोगों की पारंपरिक भाग्यवादी मनोवृत्ति में बदलाव का आना आवश्यक है। प्रथम अवस्था पिछड़े देशों में होती है, जहां कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पाई जाती है। द्वितीय क्रियाओं का लगभग अभाव पाया जाता है तथा तृतीय क्षेत्र नहीं मिलता है, अतः प्रति व्यक्ति आय कम होती है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर 46 से 48 प्रति हजार तक मिलती है। इसी तरह उच्च मृत्यु दर होने के कारण इस अवस्था को उच्च स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर बढ़ती है। कृषि के साथ उद्योग, परिवहन तथा शहरीकरण की प्रक्रिया में भी प्रगति होती है। शिक्षा में प्रगति
आय में वृद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा में भी विकास होता है। फलस्वरूप जन्म दर में धीमी गिरावट के साथ तीव्रता से मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट का चरण भी कहते हैं। इस तरह जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को इस तरह जनांक के संक्रमण की द्वितीय अवस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अवस्था लंबी होती है। इसे निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक संक्रमण काल। प्रारंभ में मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है, क्योंकि संक्रामक रोगों एवं बीमारियों को नियंत्रित कर लिया जाता है। नंबर 2, मध्य संक्रमण काल। जब मृत्यु दर में गिरावट लगातार होती रहती है और जन्म दर में कमी प्रारंभ होती है, फिर भी दोनों में भारी अंतर रहता है। विलंबित संक्रमण काल। उत्तरार्ध की इस अवस्था में मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों में कमी आने लगती है। तृतीय अवस्था। जन्म दर में गिरावट के साथ तीसरी अवस्था या अंतिम अवस्था की शुरुआत होती है, जिसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर में कमी आती है। अंत में समाज निम्न दर एवं निम्न मृत्यु दर फलते निम्न जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हो जाता है। शिक्षा एवं जागरूकता के कारण महिलाएं कम बच्चे पैदा करती हैं। आर्थिक आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। बच्चों की अच्छी देखरेख को प्राथमिकता दी जाने लगती है। तृतीय क्षेत्र में भागीदारी होने से आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। परिवार नियोजन तथा विवाह की आयु में वृद्धि होने से प्रजनन आयु काल कम होने लगता है। फलस्वरूप जन्म दर में गिरावट आती है। तृतीय चरण की उत्तरार्ध की अवस्था को संतुलन की अवस्था भी माना जाता है, जब जन्म एवं मृत्यु दर नगण्य सी हो जाती है। अतः इसे निम्न स्थिरता की अवस्था भी कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण की अवस्था के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत बताए हैं। थॉमसन एवं नोटेस्टिन ने केवल 3 अवस्थाएं बताई हैं। कार्ल सक्सेस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। डोनाल्ड डोलेन, काउगिल तथा सीपी ब्लेकर ने जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई हैं। चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में मृत्यु दर न्यूनतम एवं जन्म दर घटकर स्थिरता में आ जाती है, इसलिए इसे न्यून स्थिरता की अवस्था अंतरिम चक्र भी कहते हैं। इसमें पुनरुत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियां केवल अपनी संख्या के बराबर लड़कियों को जन्म देती हैं, जिससे जनसंख्या घटती बढ़ती नहीं वर्ण प्रतिस्थापित होती रहती है। अधिकांश यूरोपीय देश चतुर्थ अवस्था में हैं। इस प्रकार जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कोई समाज जिसकी विशेषता निम्न वृद्धि दर है, जो उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर का परिणाम है, इस अवस्था में निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप निम्न वृद्धि वाले समाज में परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों के मध्य अवस्था की विशेषता उच्च वृद्धि दर या जनसंख्या विस्फोट है। विश्व के सभी देशों को जनसांख्यिकीय संक्रमण की तीनों अवस्थाओं से गुजरना होगा, जो किसी पारंपरिक समाज के आधुनिक समाज में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। विश्व के देशों को इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में रखा जा सकता है, क्योंकि संक्रमण विकास की प्रक्रिया से सीधा जुड़ा हुआ है। विश्व के सभी विकसित देश जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। अतः इन देशों में निम्न जन्म दर एवं मृत्यु दर पाई जाती है, जबकि अविकसित या विकासशील देश या तो द्वितीय अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं या द्वितीय अवस्था के मध्य में हैं। अतः तीसरी दुनिया के देश तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि विश्व की 3/4 से अधिक जनसंख्या तीसरी दुनिया के देशों में निवास करती है, और इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में कम से कम कुछ वर्षों तक विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। आलोचना। लॉस्की तथा विल्कोज 1974 ने
इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह संकल्पना न तो भविष्यमूलक है और न ही इसकी क्रम अनुसार अवस्थाएं हैं, साथ ही इसकी किसी अवस्था से नहीं बचा जा सकता। इन कमियों के उपरांत भी यह संकल्पना विश्व जनसांख्यिकीय इतिहास का एक वृहत स्तर पर प्रारूप प्रस्तुत करती है। इस सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं की समावधि निश्चित नहीं की है, कौन सी अवस्था कितने समय चलेगी। प्रथम अवस्था में जन्म का ऊंचा होना ठीक है, लेकिन अनेक बार प्राकृतिक प्रकोपों से मृत्यु दर में बदलाव आ जाता है, अतः स्थिरता निश्चित नहीं है। इस सिद्धांत में आर्थिक विकास के चरणों एवं जनांकी चरणों में संबंध नहीं बताया गया है। इस सिद्धांत में अधिकांश विद्वान 3 चरणों का तो विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन चतुर्थ में 5 अवस्था पर मतभेद है। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या प्रत्येक देश को सभी अवस्थाओं से गुजरना अनिवार्य है। यदि हाँ, तो इसकी गति एवं समय कितना होगा, ये अनुत्तरित है।